हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ICDS, दैट इज़ इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। तो इसका हम देखेंगे, ये वाला लास्ट में देखते हैं। ये एक याद रखने का तरीका है, वो हम लोग बाद में देखते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं कंटेंट जो मेन है ICDS के बारे में। तो ICDS एप्लीकेबल टू और नॉट एप्लीकेबल टू। पहला एप्लीकेबल कौन सा हेड ऑफ इनकम को है? PGBP और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बाकी हेड्स पे ICDS एप्लीकेबल नहीं है। फिर किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? अदर हेड्स ऑफ इनकम, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हमें ICDS का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेबल में क्या है? AMT, दैट इज़ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे एप्लीकेबल है। मर्चेंटाइल सिस्टम जो फॉलो करते हैं वो ICDS उस पर एप्लीकेबल है। और कैश सिस्टम, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है MAT, और इंडिविजुअल और HUF नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, इन सब पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये तो है एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। मैंने बहुत शॉर्ट में इसे लिखा है क्योंकि हमारा जो ये बेसिकली सिर्फ एडजस्टमेंट आता है टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में, जो 14 मार्क्स का या 20 मार्क्स का जो अराउंड जो आता है, उसमें इसका सिर्फ एडजस्टमेंट रहता है कुछ ICDS का, या फिर और कहीं अलग अलग। जैसे पार्टनरशिप में हम देखे थे ICDS 10 आया था रीजनेबल सर्टेनिटी के ऊपर, वैसे ही एडजस्टमेंट रहता है। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इसका नहीं आता है, तो इस बोल के जितना शॉर्टली हो सके मैंने इसे समराइज किया है। पहला ICDS 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ICDS 1 क्या बोलता है? डज नॉट रिकॉग्नाइज प्रूडेंस एंड मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। और दूसरा चीज़ क्या बोलता है? लॉसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्चुअल बेसिस एंड नॉट ऑन एक्सपेक्टेड बेसिस। ईजी है। नेक्स्ट क्या है? ICDS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। वो क्या बोलता है कि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस में हम वैल्यू करेंगे इन्वेंट्री को। और दूसरा चीज़ क्या बोलता है? इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वेंट्री शैल बी वैल्यूड एट NRV। डिसोल्यूशन जब होगा तब NRV पे ही वैल्यू होगा, और जनरली कॉस्ट और NRV जो लेस होगा उस पर वैल्यू होगा इन्वेंट्री। ये वाला अगर आपको ध्यान होगा, हम फर्म और LLP का जब क्वेश्चन किए थे हमारे प्रीवियस वीडियो में, तब ये पॉइंट था कि डिसोल्यूशन हो रहा था फर्म और NRV पे वैल्यू नहीं करके वो कॉस्ट अलग कॉस्ट लिया था। 65,000 वाला था फिगर्स जितना मुझे याद है, और 5,000 डिफरेंस था, तो हमने वो क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ICDS 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्या है? रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। ये जो हमेशा हम लोग जनरली करते ही हैं, जितना कॉन्ट्रैक्ट जितना कंप्लीट हुआ है उस हिसाब से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं अपना रेवेन्यू और कॉस्ट। ठीक है, अब ICDS 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसका 3 चीज़ है। पहला रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी सेम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड जैसे हम लोग ऊपर देखे थे। फिर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, ड्यूटी, सेस, रिफंड। तो अगर इंटरेस्ट मिल रहा होगा तो उस केस में रिसीव्ड बेसिस, जब मिलेगा तभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, वरना नहीं होगा। और अदर इनकम सेम एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, उस हिसाब से हम लोग AS 9 मतलब जो है उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ICDS 5 टैंजिबल फिक्स एसेट्स। क्या बोलता है ICDS 5? बोलता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नॉट परमिटेड, depreciation and transfer same as income tax act, exchange of assets equals to cost of asset equals to FMV of asset received। इसका मतलब है कि ये ICDS 5 बोलता है कि फिक्स एसेट्स के केस में रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। दूसरा डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर जैसे हम इनकम टैक्स में लेते हैं वैसे ही सेम होगा। और तीसरा चीज़ है एक्सचेंज ऑफ एसेट। अगर एक एसेट एक्सचेंज हो रहा है तो एसेट का कॉस्ट क्या बोलेंगे? जो नया एसेट हमें मिला है उसी का FMV हम लेंगे। ठीक है, प्राइस। फिर नेक्स्ट है ICDS 6 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो उसमें 2 होता है, मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस, और नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो है नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंस, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। ये है हमारा, ये आपका AS 11 जैसे होता है इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, उस हिसाब से ही ये वाला है। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट्स। ICDS 7 होता है गवर्नमेंट ग्रांट। क्या है? रिलेटेड टू एसेट। ये नॉर्मली जैसे हम ग्रांट्स में केस में करते हैं वही होता है। रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ
एसेट का जो कॉस्ट है उससे हम जो ग्रांट का अमाउंट होता है, अगर जो एसेट से रिलेटेड होता है, अगर हमें कोई ग्रांट मिला है एसेट के लिए तो हम उसे क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं एसेट के कॉस्ट से। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। और अदर केसेस में टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड। और अगर वो ग्रांट जो मिला है एसेट के रिलेशन में नहीं है, फॉर अदर रीजन ग्रांट मिला है, तो उसको हम एज पीजीबीपी इनकम ट्रीट करेंगे, जब मिलेगा तभी, इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड। ठीक है। नेक्स्ट ICDS 8 सिक्योरिटीज, तो क्या है, कवर्स सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड नॉट कैपिटल एसेट। क्यों यहाँ पर क्यों ये चीज़ हुआ, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हम देखे थे कि जो हमारा ICDS कवर करता है सिर्फ पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड, इसीलिए वो कैपिटल एसेट पे ये चीज़ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कैपिटल गेन हेड कवर ही नहीं करता है। इस बोल के सिर्फ जो सिक्योरिटीज़ हम एज स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड करते हैं उसी को हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, कैपिटल वाला हेड वाला नहीं लेंगे, बिकॉज हमारा जो है यहाँ पर देखिए एप्लीकेबिलिटी में हम अभी पढ़े थे कि एप्लीकेबल टू पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन वाला हेड ही नहीं है, तो इस बोल के हमारा एज कैपिटल एसेट ट्रीट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और क्या है इसमें, सिक्योरिटीज़ वैल्यू कैसे होता है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कैटेगरी वाइज, शेयर्स है कौन सा, डिबेंचर्स का कैटेगरी, शेयर्स में भी अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, इक्विटी शेयर्स का कैटेगरी, प्रेफरेंस शेयर का कैटेगरी, डिबेंचर्स का कैटेगरी, बॉन्ड्स का कैटेगरी, वैसे हम यहाँ पर वैल्यूएशन करते हैं, स्क्रिप्ट वाइज नहीं करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ICDS 9 बोरोइंग कॉस्ट, क्वालिफाइंग एसेट शैल बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। जो नॉर्मली हम बोरोइंग कॉस्ट में करते हैं, जितना टाइम तक हमारा कैपिटलाइज मतलब जितना क्वालिफाइंग एसेट का जो है जब तक यूज़ नहीं होता है, पुट टू यूज़, तब तक हम उसे कैपिटलाइज कर देते हैं एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। अब लास्ट वाला ICDS देखते हैं, ICDS 10 प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। ठीक है, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट एसेट्स रिकॉग्नाइज व्हेन देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी, जब सर्टेनिटी है कि ये चीज़ आपका सच में हो रहा है उसी समय रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। इसका हम क्वेश्चन भी देख चुके हैं आपका फॉर्म LLP का, ICDS 10 का। और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा, सिर्फ प्रोविजंस और कंटिंजेंट एसेट्स जब भी रीजनेबल सर्टेनिटी होगा तभी रिकॉग्नाइज होगा। और अभी लास्ट देख लेते हैं, ये वाला एक मैंने ऑडिट के एक सर का, रवि तावरी सर का वीडियो में देखा था, तो मैंने जस्ट एक नोट कर लिया था कि अगर इसे कुछ याद रह जाए तो मैं एक बार आपको भी दिखा देती हूँ, अगर आपको भी कुछ हेल्प आए। ये है ICDS 1 से 10 तक, तो एक तो टाइप का स्टोरी टाइप का या मेमोरी टेक्निक टाइप का बनाया गया है कि जिसे याद रह जाए। जैसे कि ICDS 1, अजय देवगन वाइट कलर की वैन लेकर, तो ए से स्टार्ट होता है, अजय देवगन अकाउंटिंग पॉलिसी, वैन लेकर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच के लोगों को पूछा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमारा ICDS 3 कि रेवेन्यू कमाते हो, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन आ गया। फिर बोलते कि जिनके पास फिक्स एसेट्स नहीं है और फॉरेन एक्सचेंज नहीं, उनकी लिस्ट बनाओ, तो फिफ्थ है फिक्स एसेट्स, टैंजिबल फिक्स एसेट्स ICDS 5, और सिक्स्थ है ICDS फॉरेन एक्सचेंज नहीं, उनकी लिस्ट बनाओ, लिस्ट ले जाते हैं, मतलब बेसिकली ICDS 6 क्या है, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिर ICDS 7 गवर्नमेंट ग्रांट मांगते हैं, जब तक गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देता खुद का घर सिक्योरिटी जमा कराते हैं, बोरोइंग कॉस्ट और प्रोविजंस खुद बेयर करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो भी है मतलब चलेगा टाइप से टूटा फूटा, बट एक मतलब हेल्प कर देगा शायद याद रखने के लिए, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग। तो ICDS 7 क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है। ICDS 8 क्या है, सिक्योरिटीज़ है। ICDS 9 क्या है, बोरोइंग कॉस्ट है। और ICDS 10 क्या है, प्रोविजंस कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटिंजेंट एसेट्स। तो बेसिकली हमारा सारा ICDS कवर हो जाता है। और तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, और इससे आपको ये जो ICDS के सारे प्रोविजन है ये ध्यान रह जाए। ये हमारा एज एडजस्टमेंट्स ही आएगा टोटल, मतलब जो वो टोटल इनकम PGBP वाले क्वेश्चन में। और ये ऑडिट में भी है, इतना ऑडिट में इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, बट है ये। तो ये वाला 10 ICDS सब ध्यान रख लीजिए। और बाकी
आपको अगर ये हेल्पफुल लगा तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए, खुद को पुश कीजिए और कोशिश करिए, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट पढ़ें। और आई होप आप सब कोई ठीक हैं और अच्छे से हैं। सो लेट्स आई एम एंडिंग दिस वीडियो ऑन दिस नोट। थैंक यू।